अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और अभी हम आप लोगों के लिए जो बीएसएससी के विद्यार्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके लिए एक व्यक्ति आवाज उठाता है और उनका नाम है संदीप सौरभ जी, जो कि विधायक है। उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ये जवाब देने के लिए तैयार है। सर, आपका एग्जाम टूर पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं बजट जो पेश हुआ तो बोला जा रहा है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ गया है, शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है, पहले से बजट बहुत कुछ हो गया है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा ऑली बोर्ड लेकर आया है आपका फ्री मॉक टेस्ट। क्रैक करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम। जैसे टेस्ट आप दे रहे हैं तो टेस्ट का लेटेस्ट पैटर्न होगा, डिजिटल एनालिसिस मिलेगा, ऑल इंडिया आपका स्ट्रेंथ रहेगा, क्या रैंक आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं। 120 जो आज का वर्तमान परिस्थिति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीका से रहेगा। 90 मिनट समय दिया जाएगा, 120 मार्क्स का होगा। यदि आप ग्रुप डी का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें टेस्ट आप लगा सकते हैं, ऑली बोर्ड लेकर आया है। यदि आप सीएचएसएल का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। यदि आप सीजीएल टायर 1 का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक दिया जाएगा, आप लगा सकते हैं टेस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके और अपना नाम मोबाइल नंबर डालकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज इसमें लगा सकते हैं। जो भी मॉक लगाएगा उसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक दिखाया जाएगा, और जो रैंक आपका होगा, जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसे मजबूत करके आप अपना एक सीट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा आप बजट पर क्या कहिएगा? देखिए, बजट जो है वो तो पिछले बार से बजट बढ़ा दिया गया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बिहार के सामने जो चुनौतियां हैं, और खास करके अगर शिक्षा की बात आप कह रहे हैं तो शिक्षा में 2016 के बाद अभी तक शिक्षकों की एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, और देश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी बिहार के अंदर है। तो अगर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, छठे चरण की ज्वाइनिंग चल रही है, तो इस साल के वित्तीय वर्ष में, वित्तीय बजट में सरकार को उन शिक्षकों का पेमेंट भी तो जोड़ना था। लेकिन जितनी सीटें निकली हुई हैं शिक्षा विभाग के अंदर और जितना बजट बढ़ा हुआ है, उसका अगर आकलन कर ले तो बहुत ही क्राइसिस है। उस लिहाज से छठे चरण में जो 94,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है, 7वें चरण की ज्वाइनिंग है, 2014 से लेकर 2021 तक के सारे बैकलॉग भर के अगर ज्वाइनिंग करवाना है, तो उस लिहाज से बजट शिक्षा के ऊपर जो दिया गया है वो कम है। इसके अलावा, शिक्षकों का वेतन के अलावा, बिहार में सरकार ने स्कूल के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है कि 12वीं तक अगर स्कूल है तो, उच्चतर माध्यमिक का स्कूल है तो उसमें कितने शिक्षक होंगे, क्या होगा। 5520 उत्क्रमित विद्यालय बिहार के अंदर है, और 5520 में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक सिंगल टीचर हो। उत्क्रमित विद्यालयों में, उत्क्रमित हाई स्कूल जो हुआ है उसमें कोई शिक्षक ही नहीं है। तो ये तो सब चीज आपको भरना है अभी, और आप थोड़ा सा बजट बढ़ा करके करेंगे, बहुत कुछ कर दिया। तो उस लिहाज से जो चुनौतियां इस वित्तीय वर्ष की होनी है वो बजट में नहीं है। तो ये झांसा दिया जा रहा है लोगों को कि हमने बहुत कुछ करने का प्लान रखा है, और बाकी क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य में भी जो स्थिति है उससे कैसे निपटेंगे। असल में सरकार जितना करती है उससे बहुत ज्यादा प्रमुखता और फोकस उनका जो होता है वो अपने प्रचार पर होता है। यही बात है। सर, एक और प्रचार से ही मेरे पास प्रश्न आया, क्योंकि हमेशा आप पेपर में देखते हुए दिया जाता है कि इस विभाग में सीट की, मतलब बहुत सारा सीट खाली है, वैकेंसी नहीं होने के कारण लोगों का काम बाधित हो जाता है। तो चूंकि आप जन नेता है तो आप इस समस्या से भी झेलते होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास भी आते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि एक तरफ विभागों की स्थिति खराब होती जा रही है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ इसकी तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं, बेबस हैं, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है क्योंकि सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, और जो वैकेंसी आ भी रही है बिहार के अंदर, हर बहाली यहाँ पर बेहाल है। कोई बहाली नहीं जो समय पे पूरा हो, और इसीलिए हमने सरकार से तो ये भी मांग की कि आप एक कानून बना दीजिए इस तरह का कि कोई भी बहाली का विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन में बहाली को पूरा करने का समय दिया रहेगा। जो विभाग या आयोग
उस बहाली को समय पर पूरा नहीं करता है जो घोषणा होता है, तो उस पर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि बिहार में, जैसे आप ब्लॉक में चले जाइए, आज के समय में ब्लॉक में सीओ और बीडीओ के पास जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। इसके चलते क्या होता है वहां पे कि प्राइवेट लोग रखने लगते हैं, और जो प्राइवेट लोग रख रहे हैं चूंकि उसकी कहीं जवाबदेही फिक्स नहीं है, तो वो लोग पैसा तहसीलने में लगा दिए जाते हैं, पैसा तहसीली वहीं से हो रहा है। तो अगर कोई किसी को जॉब रहता हो, कर्मचारी के अधीन दाखिल खारिज के काम के लिए अगर कोई उस तरह के कर्मचारी वहां पे और नियुक्त किए जाते हैं, तो सारी जनता को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो सारे विभाग की स्थिति मोटा मोटी यही है, और युवा जो है वो बेरोजगार है। सर, बीएसएससी वाले विद्यार्थी लोगों का कल 2 तारीख है, 2 मार्च है, कल सुनवाई होने वाला है। यदि कोर्ट का आदेश आ जाए न्यू एनसीएल के पक्ष में तो हम लोग तो ठीक हैं, सब लोग विद्यार्थी भी वेट कर रहे हैं। यदि कोर्ट का फैसला नहीं आ पाया तो आप फिर बीएसएससी आयोग जाना चाहिएगा? देखिए, निश्चित तौर से हम तो आयोग जाएंगे ही, और कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है वो मैंने ही करवाया था, और उससे पहले कुछ लोगों को लग सकता है कि सीधे कोर्ट में क्यों चले गए। हम लोग सीधे कोर्ट में कभी नहीं गए। बीएसएससी से 3 राउंड बातचीत हुई, सारे तर्कों पे बात हुई। उसके बाद हम लोग बिहार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वहां पे हम लोग गए, वहां पे हमने पिटीशन डाला, वहां पे तलब किया गया बीएसएससी को, वहां पे बीएसएससी ने जवाब दिया, और फिर जब वहां से बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए। मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, सारी प्रक्रियाएं नीचे पे सारा काम करने के बाद हम लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट ने दिसंबर में ही एक अंतरिम राहत छात्रों के पक्ष में दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आप न्यू एनसीएल के नाम पे, एनसीएल की तारीख के नाम पे आप किसी छात्र को अयोग्य नहीं बना सकते हैं, रिजल्ट से बाहर नहीं कर सकते। और हमें यकीन है कि ये जो अंतरिम राहत छात्रों को मिली है, यही अंतिम जो फैसला होगा उसमें ये झलकना चाहिए। हमें उम्मीद इस तरह का है, क्योंकि सारे तर्क हमारे पक्ष में हैं। अब अगर विभाग ये कहना, आयोग ये कह रहा है कोर्ट में जाकर के कि हमने सीजीएल में गलती कर दी, इसका मतलब कि हम फिर गलती करें। बात सीजीएल की गलती की नहीं है, आप एक गलती की सुधार लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। बात है कि अगर किसी भी बहाली के अंदर उसकी रीढ़ होती है विज्ञप्ति, विज्ञप्ति में आपने क्लियर कट ये नहीं कहा है कि 14 से पहले का हमको एनसीएल चाहिए, तब तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि स्टूडेंट बना करके रखेंगे। जो भाषा उसमें इस्तेमाल हुआ है विज्ञप्ति में, उसकी व्याख्या अगर सरकार कर रही है या आयोग कर रही है, तो हमें लगता है कि उस तरह के जंचर पे हमेशा जो डाउट का बेनिफिट होता है वो छात्रों के पक्ष में जाना चाहिए। और 4000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं, और सारे ओबीसी छात्र। एनसीएल तो ओबीसी। एक तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी छात्रों की जो स्थिति है बहुत कमजोर है, कम है, और ऊपर से आप छांट करके सिर्फ ओबीसी को टारगेट कर देंगे तो सोशल जस्टिस का क्या होगा। बिहार की सरकार तो सामाजिक न्याय का दावा करती है, न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं कहती है, तो आप एक खास तबके को टारगेट करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तर्कों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और बार बार छात्रों की आवाज उठाने को भी आप कुचल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि युवाओं को लेकर के नीतीश सरकार का जो पूरा रवैया है वो तो इनसेंसिटिव है, वो असंवेदनशील रवैया है। हम लोग बीएसएससी के मैटर पे कोर्ट में अभी हमारा फाइट चल रहा है, लेकिन कोर्ट के पैरेलल हम लोग लगातार विभाग में भी, सामान्य प्रशासन विभाग में भी और आयोग में भी, बीएसएससी में भी, दोनों जगह दबाव ही बना रहे हैं। दोनों जगह मैं खुद गया, चिट्ठियां दी, उनसे जवाब तलब किया, तब पता चला कि सामान्य प्रशासन ने उसको विधि विभाग के पास भेज दिया है। अब विधि विभाग कह रहा है कि हम कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं वो नहीं कहने के लिए भी तैयार है, तो चिट्ठी में दिए हैं, तो जल्दी हम लोग के पास आएगा। बच्चे भी गए थे विधि आयोग, तुम लोग ही वही कहे जो आप कह रहे हैं। जी जी। तो बीएसएससी जो कोर्ट मान लीजिए या आयोग बोल रही है कि हम लोग पुराना गलती दोहराना नहीं चाहते हैं, तो कौन सी गलती आप 8 साल तक सुधार नहीं पाए, 8 साल तक एक एग्जाम, एक वैकेंसी को पूरा नहीं करा पाए, क्योंकि आपके पास जितना भी कर्मचारी है इसी काम के लिए लगे हुए हैं। सर, और एक समस्या है सभी विद्यार्थियों के साथ और आम जन के साथ
कि जब 2014 में ये वैकेंसी निकली उस समय इतना सीट खाली था, अभी 8 साल हो गया और सीट खाली होगा, तो इस पर क्या नीतीश कुमार का कोई इस पर पॉजिटिव रवैया नहीं देखने को मिलता है? इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार सरकार के अंदर जितने विभाग और आयोग हैं उन लोग का टैक्टिस होता है। कोई बहाली उनको लगता है कि अगर 2 महीना और लटका दिए तो 2 महीना उतने कर्मचारियों का पेमेंट देने से बच जाएंगे। ये अगर सोच रखे सरकार कि अपने ही लोगों को पेमेंट देना पड़ जाएगा, वो लोग सारा एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, तो एक तो इस मनसे से, इस प्लानिंग के साथ भी सरकार चलती है। दूसरा है कि बीएसएससी में 2014 के बाद ये इस नाम पर कि एक बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंटर स्तरीय दोबारा बहाली नहीं ली गई। सीजीएल को भी रोक दिया गया, लेकिन सीजीएल में, वही मैं कह रहा हूं, सीजीएल जो 2018 में कंप्लीट हो चुका है और बैकलॉग काफी बचा हुआ है, 18 के बाद सीटें खाली हुई है, तो इनको जोड़ करके अगर इनको नया विज्ञापन लाने में, बहाली निकालने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत, इसमें तो कोई बहाना भी नहीं था। इंटर स्तरीय में तो वो बहाना कर रहे थे कि एक हमारा बहाली पड़ा हुआ है प्रथम इंटर स्तरीय, तो हम दूसरा कैसे निकाल दें, लेकिन सीजीएल में तो बस बहाना नहीं था। 3 दिन पहले भी आप आयोग गए थे, उसमें क्या कुछ आया? उसमें 3 दिन पहले जो मैं गया था तो मैं 3-4 मुद्दों पे बात मैंने की। एक तो एनसीएल वाले मामले पे बात हुई विस्तार से, जो मैंने भी बताया, और दूसरा था सीजीएल 3 जो बहाली आना है, उसके लिए आयोग का कहना है कि सीजीएल 3 की बहाली के लिए हम लोगों का जो होमवर्क है वो लास्ट स्टेज में आ चुका है, और हम लोगों ने फाइनल रिपोर्ट बना करके सारे विभाग, जो अलग अलग विभागों को जो कर्मचारी चाहिए उनको हम भेज रहे हैं, और हमको फाइल दिखाया गया कि ये फाइल है, ये इस विभाग को जाएगा, वो उस विभाग को जाएगा, वहां से कंफर्मेशन आता है तो हम निकाल देंगे इसका विज्ञापन। मैंने पूछा कोई समय, तो उन्होंने कहा कि संभवतः मार्च में ये विज्ञापन आएगा, संभवतः भी लगा। हाँ, तो हमने कहा कि श्योर है, तो कि लगभग श्योर है, मार्च के अंत तक आ जाना है। तो हम तो मान के चल रहे हैं, जब उनकी तैयारी इतनी है तो संभव है कि मार्च में आ जाए, अच्छी बात है। और तीसरा मामला था ये जो अस्पष्टता और अपारदर्शिता पहचान बनती जा रही है बहालियों की। हमने कहा कि ये जो बीएसएससी का रिजल्ट आया था, क्योंकि विकलांग छात्रों का आंदोलन हमने देखा है, गेट के बाहर वो लोग बैठे हुए थे, उनका कहना है कि जो संविधान सम्मत आरक्षण हमारे लिए होना चाहिए, और जो विज्ञापन में दिया था 1+1+1 का आरक्षण का क्राइटेरिया, उसको भी वायलेट किया गया है यहाँ से। उस पर सरकार, मैंने विभाग जो है वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो हमने पूछा कि विकलांग छात्रों का आरक्षण कैसे दिया है आपने, कुछ डेटा है तो बताइए। उनका कहना था कि 3% देने के बजाय 1+1+1 का फॉर्मूला है, तो जो ऑर्थो जो चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास 1% आरक्षण है, जबकि उसी कैटेगरी से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है, और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो कान से और आंख से जो विकलांग है उनकी सीटें खाली रह सकती है, लेकिन ओएच वाला सीट खाली नहीं है। तो ऑर्थो हैंडीकैप के स्टूडेंट्स का ज्यादा आंदोलन है, सही बात है। हमने कहा इसके आंकड़े को पब्लिश आप लोग कब करेंगे, आपने कट ऑफ क्या निकाला है, आपने आरक्षण का रोस्टर कैसे फॉलो किया है, ओबीसी एससी एसटी को आपने आरक्षण दिया है कि नहीं दिया है, तो ये पब्लिक करेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो उनका कहना था कि जब फाइनल आपका जैसे ही ऊपर से आदेश आ जाएगा, गाइडलाइन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर सामान्य प्रशासन विभाग या कोर्ट हम लोग को कोई गाइडलाइन देता है तो हम लोग उसको फिर डेटा भी पब्लिक करेंगे, विभाग का जो कहना है। तो यही चल रहा है अभी। मतलब कितना हास्यप्रद बात है कि आयोग ये लोग हैं, लेकिन कोर्ट जब तक कुछ आदेश नहीं देगी ये लोग काम नहीं करेंगे। इन लोगों को मानसा नहीं है कि जब मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, पीटी का आंसर की जारी कर दें, विद्यार्थी क्वेश्चन लेकर जाए, जबकि वो पेमेंट करते हैं, वो इसी सुविधा के लिए पेमेंट देते हैं, सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन लोगों की कोई इच्छा नहीं है। सर, आप शायद 9 तारीख को कुछ करने वाले हैं, मुझे बहुत सारा माल, तो उसके बारे में आप क्या बताइए, कैसा क्या कर रहे हैं? देखिए, 9 तारीख को हम लोग बिहार में तमाम बहालियों को जोड़ते हुए, बहालियों के में न्याय के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से अलग अलग बहालियों के संबंध में लोग जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनीबाग में लोग बैठ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और जनता के बीच में एक मैसेज है कि फलाने दिन एक बहाली का छात्र को किक दिया गया या एक आंदोलन चला, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर जनता के सामने नहीं है। अभी विधानसभा का सत्र चलने से पहले मैंने एक बैठक बुलाई थी, मैंने कहा था कि जिनको बहालियों से संबंध में अगर कोई बात विधानसभा के अंदर देना है तो सही समय पे आप दीजिए और हमसे मिलिए। 28 अलग अलग बहालियों के
युवा हमारे पास आए, यही आवाज पे हमने बुलाई थी बैठक। तो ये 28 तरह की बहालियां अगर पेंडिंग में है और उसमें लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, तो ये ओवरऑल पिक्चर तो बहुत डेंजर है। हम लोग देखते हैं बीएसएससी के बच्चे परेशान हैं, बिहार पुलिस के जो बच्चे 2009 से परेशान हैं, स्टेट के बच्चे हैं, बीपीएससी वाले भी हैं। सब लोग ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर सबको लाया जाए तो बिहार की जनता को भी एक ओवरऑल पिक्चर की बिहार में असल में बहालियों में चल क्या रहा है ये दिखेगा। और इसी मकसद से हम लोगों ने तमाम बहालियों के लोगों को एक मंच पे ला करके रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा इसका निर्माण किया। वो कोई पार्टी का नहीं है और उस मोर्चे में तमाम बहाली के साथी हैं और कल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया था। और 9 तारीख को नृत्य कला अकादमी जो है उसके मुक्ताकाश मंच को बुक करवाया गया है और वहां पे रोजगार अधिकार महासम्मेलन एक होगा। उसमें हर बहाली के लोग जो है वो बहाली के ही लोग वक्ता रहेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। ऑडियंस के रूप में भी सब बहाली के लोग रहेंगे, रोजगार के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं वो लोग रहेंगे। और वहां से एक सेंट्रल चार्टर ऑफ डिमांड, एक केंद्रीय घोषणा पत्र या मांग पत्र कहिए, मांग पत्र तैयार करके हम लोग मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि ये अलग अलग बहाली है, सब में क्या क्या मामला है, क्या क्या डिमांड्स लोगों के हैं, ये आप देखिए और इस पर रिप्लाई दीजिए। और कुछ कॉमन मांग जो मैं कह रहा था कि आप विज्ञप्ति के अंदर इस बात को चिन्हित करवाइए कि भाई ये विज्ञापन कब तक पूरा हो जाएगा, बहाली तक कब तक आएगा इसका। दूसरा हम लोग की मांग है कि ये कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो युवाओं का राज्य है, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर युवा बिहार में है। लेकिन बिहार की सरकार के पास बहुत कम फुर्सत है युवाओं के मुद्दों पे बात करने के लिए। इवन विधानसभा के अंदर इस वर्ष से जब हम लोग कुछ युवा विधायक छात्र राजनीति से निकल करके हम लोग जो आए हैं, हम लोगों ने जब ये मामले उठाना शुरू किए तब कुछ मामला बना, लेकिन ओवरऑल सरकार का नजरिया इस पर बहुत कमजोर है, ध्यान काफी कम दे रही है सरकार। तो हमारी एक मांग है कि बिहार में बेरोजगारों का जो संकट है, बेरोजगारी का जो क्राइसिस बिहार के अंदर है और विभिन्न बहालियों में जो स्थिति बनी हुई है, उन सब चीज को लेकर के एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे और इससे सरकार उबरेगी कैसे, उनके पास क्या प्लानिंग है, श्वेत पत्र में इसका उल्लेख करे। अभी का सिचुएशन क्या है जनता को बताए और उससे ओवरकम कैसे करेगी सरकार, इसको भी जनता को बताए। ये एक हमारी मांग है। इसके अलावा तीसरी मांग हमने उठाई है कि एक राउंड, चूंकि बिहार में बहालियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अधिकांश बहाली जो है वो विज्ञापन को नहीं मान रही, यहां तक कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट के निर्णय को नहीं माना जा रहा है, कोर्ट के निर्णय को धता बता दिया जा रहा है आयोग की तरफ से। तो हमने कहा कि एक बार बिहार में रोजगार के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे, शिक्षा और रोजगार को आप जोड़िए और एक बार विधानसभा का अतिरिक्त सत्र बुलाइए, सारे विधायक उस पर बात करें। ऐसा क्यों होगा कि आजादी के इतने साल हो गए और बिहार के विश्वविद्यालयों में 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन होगा, ये कब तक चलेगा, इसकी बात कब होगी। तो एक मांग हम लोग की ये है कि एक अतिरिक्त सत्र इसमें बुलाया जाए, सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और इस तरह के जितने मुद्दे हैं उसको सामने ला करके रिजॉल्व किया जाए, बहुत हो चुका है। तो इस तरह के कुछ केंद्रीय मांग हमारी होगी और बाकी बहालियों से जो चीजें निकल करके आएंगी 9 तारीख को, उसको हम लोग करेंगे। एक समस्या और देखने को मिल रहा है बिहार में, बिहार सरकार बोलती है कि मेरे यहाँ पढ़ने का सब व्यवस्था है, सब बजट भी बढ़ा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी क्या समस्या है। आज बिहार के बच्चे या भारत के बच्चे यूक्रेन में जाकर मेडिकल की तैयारी करते हैं, क्या समस्या है। और वो वहां से सरकार जो बुलाने की व्यवस्था कर रही है, चलिए ठीक है, युद्ध है, अभी जो व्यवस्था कर रही है उचित है, लेकिन उस व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है। और इस पर सरकार को भी ऐसा व्यवस्था देना चाहिए कि बच्चे यहीं पे रहे, क्योंकि जो पैसा उनको वहां लग रहा है वो बिहार में ही है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा, 15 साल से 16 साल हो गया। देखिए, एक बार आज से 20 साल पहले जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनको चिंता हुई कि बिहार देश में एजुकेशन को लेकर के क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो उन्होंने कमेटी बनाई और शिक्षा को लेकर के, और उस कमेटी को बनाने का काम दिया गया था उस समय की सरकार द्वारा बिरला और अंबानी को। जिस कमेटी के रिपोर्ट को बिरला अंबानी रिपोर्ट करते हैं, उस रिपोर्ट में पहली बार एक आजाद देश में, लोकतांत्रिक देश में एजुकेशन का डिफिनीशन बदला गया।
और उसमें कहा गया कि सामाजिक बदलाव के लिए नहीं, मार्केट की मांग को देखते हुए एजुकेशन हो सकता है। एजुकेशन का लक्ष्य जो है वो मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट के हिसाब से एजुकेशन होगा। ये 2004 की बात है। उस समय से लेकर के अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, केंद्र सरकार हो, और चूंकि केंद्र सरकार की ही नीतियां ज़्यादा चलती है इस तरह के मामलों में, तो हर सरकार ने उसको फॉलो किया। अभी 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई, इस नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा को महंगा करने की तरफ ही धकेला गया है। इसमें भी यही कहा गया है कि मार्केट ओरिएंटेड ही शिक्षा इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ, जैसे मेडिकल सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ, ये इनको नहीं पसंद है, इसको ये कमजोर कर देंगे। ऑनलाइन मोड बढ़ा देंगे, गरीब के बच्चों को बाहर निकाल देंगे, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट को कमजोर कर देंगे। तो ये जो अप्रोच सरकार का है ये काफी खतरनाक है, और केंद्र सरकार इसके लिए खास जवाबदेह है। ये बिहार सरकार पॉलिसी नहीं बना सकता कि हम मेडिकल के बच्चों को यहाँ कैसे टिका लें, इंडिया में जो 20,000 लोग वहां गए हुए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही हो रहा है। एजुकेशन पे सरकार कितना खर्च कर रही है, हिंदुस्तान में एजुकेशन पे सरकार जितना खर्च करती है उससे ज्यादा भूटान में खर्च किया जाता है, उससे ज्यादा बांग्लादेश में खर्च किया जाता है, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा होता है। तो हम कहाँ हैं? ओवरऑल रवैया जो सरकार का है वो मार्केट ओरिएंटेड है, और मार्केट में भी कुछ लोगों के लिए हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 3 साल पहले 4 साल पहले एक जियो यूनिवर्सिटी लाया गया था। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, अस्तित्व में नहीं आया, अभी तय ही हुआ, अभी पेपर पे ही था, और उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दे दिया गया। वो बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड पा चुका था। लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति बिहार में है, इस पे बात नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि सरकारों के नजर में पहली बार ये दिख रहा है कि गरीब के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और ये सरकार होने देना नहीं चाहती है। चूंकि एक राजनीतिक विमर्श की बात हो सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार का पूरा फोकस जो है वो मनुस्मृति से निकले हुए जो सामाजिक मूल्य हैं उसको मजबूत करना है। और उसका मूल्य है, मनुस्मृति का मूल्य है कि पढ़ने का अधिकार कुछ खास लोगों का होगा, बाकी लोग थोड़ी पढ़ेंगे। और उसी की तरफ सरकार चीजों को पुश कर रही है। नई शिक्षा नीति एकदम खुला वही है। गांव देहात के स्कूल बंद होंगे, छोटे कॉलेज बंद हो जाएंगे। आप देखिए बगल में विक्रम में जितने ये थे, अरवल में जो कॉलेज थे सब बंद हो चुके हैं, सबकी मान्यता रद्द हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सबको बड़े कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी फीसें ज्यादा हो जाएंगी। सिर्फ इस साल में जब कोविड में परिवार ऐसे ही तबाह है, सारे ही कॉलेज का फीस बिहार के अंदर लगभग 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ चुका है। सरकार ये कह रही है कि कोविड में बच्चे परिवारों का आय घट गया। जब आय घट गया, इनकम घट गया, और आप फीस को 2 गुना कर दे रहे हैं, तो बच्चे बाहर ही निकल जाएंगे। सरकार दावा करती है कि बच्ची लोग जो है, बालिका लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाता है। ये दावा सरकार भले ही कर रही हो, लेकिन ये दावा भी धरातल पर कितना सच है ये देखने की बात है। बगल में यहाँ पे पटना विमेंस कॉलेज है, जाकर के पता लोग करें कि वहाँ पे बच्चों को फीस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। बल्कि बाकी पटना यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनसे ज़्यादा फीस इनसे लिया जाता है। तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर फीस अभी भी लिया जा रहा है। सवाल वो नहीं है। हम बच्चों को साइकिल दे देंगे, पोशाक दे देंगे, लेकिन टीचर नहीं देंगे। तो बच्चों को साइकिल और पोशाक तो पढ़ने के उद्देश्य के लिए दिया गया था, लेकिन टीचर आप नहीं देंगे तो कहां से वो पढ़ेगा? कॉलेज में हम बच्चों को मुफ्त में, लड़कियों के लिए मुफ्त कर देंगे पढ़ाई, ठीक है, लेकिन उसी कॉलेज में बीए 3 साल में नहीं होने देंगे। उसी कॉलेज में 70% टीचर के जो पोस्ट है वो खाली छोड़ेंगे। उसी कॉलेज में कभी क्लास ही नहीं चलेगी, जो बिहार में अमूमन होता है। तो क्या निकलेगा उससे? जो चीजें हैं दिखाओ, जिससे ज्यादा प्रचार हो। क्वालिटी पे इनका जोर नहीं है, ऊपर से तामझाम और प्रोपेगेंडा पे ज्यादा जोर है। जैसे यूक्रेन की आप बात कह रहे थे, 20,000 बच्चे वहां पे हैं। 12 फरवरी तक तमाम देशों के सरकारों ने अपने बच्चों को वापस बुला लिया। भारत ने 15 तारीख को पहली बार एडवाइजरी जारी की, और जिस एडवाइजरी में बहुत कमजोर शब्दों में कहा गया था कि बच्चे अब चाहे तो वहां से लौटने का विचार कर सकते हैं, इस टाइप का। क्या मतलब है इसका? जब आपको पता है कि 2 महीने से यूक्रेन और रूस में तनातनी है,
वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं भारत के एम्बेसी को और भारत सरकार को, यहाँ के विदेश मंत्री को टैग करके ट्विटर पे जब लिख रहे थे लगातार, यह स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, बाकी हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सब निकल रहे हैं अपने देश में, हम लोग के लिए क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब जब सब खत्म हो रहा है, अब जब युद्ध बम गिरने लगे, अब घर से निकल कर कहीं जाना मुश्किल है, उस 20,000 में से आप कुछ 100 बच्चों को लाते हैं और आते ही फ्लाइट में जाकर के मंत्री फोटो खिंचवाने लगते हैं। आपका ये नहीं दिख रहा कि अभी वहाँ 19,000 से ज्यादा बच्चे भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप फोटो निकाल करके उसी का प्रचार, अभी उत्तर प्रदेश में उसी से वोट मांग रहे हैं लोग कि हम वहां से बच्चों को बचा करके लाएं। वहां से मैं देख रहा था उसका रिपोर्ट, गांव मतलब कहीं से किसी इलाके से, यूक्रेन के किसी इलाके से निकल करके दूसरे देश तक जाने के लिए बच्चों को 50-50 किलोमीटर माइनस टेम्परेचर में चलना पड़ रहा है। सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। इवन पोलैंड में जब वो इन कर रहे हैं, तो पोलैंड में जब वो इन कर रहे हैं उस समय भी देखिए कि वहां पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहां दो दिन 3 दिन वो बॉर्डर में बैठ रहे हैं, इस पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि एक फ्लाइट वहां से आया, उसमें मंत्री जाकर के फोटो खिंचवा लिए और ये हो गया कि दुनिया के सबसे पहलवान प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत लोग तक बीएसएससी विद्यार्थियों को, चूंकि अब समय बहुत हो गया, वो लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, बीएसएससी के तमाम छात्रों को हम यही कहेंगे कि वेट करने के लिए हम नहीं करें कि इंतजार कीजिए, बल्कि अपनी आवाज उठाते रहिए और बीच में जरूरत पड़े तो सड़क पर उतरिए ही। हालांकि विधानसभा में इस बार भी हमने दिया हुआ है ये मैटर लिख करके, और विधानसभा में अपने स्पीच में भी हम कहेंगे 10 तारीख को शिक्षा पे बजट होना है, उस दिन हम ये बात भी कहेंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि युवा जो हैं वो इस भ्रम में न रहे कि सदन में सवाल उठा देना ही इनफ है। सड़कें जब सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कों को सूना नहीं होने देना है, इसको गुलजार रखना है, इस पे आंदोलन होते रहना है। और इसी कड़ी में हमने 9 मार्च के दिन सदन जब चल रहा होगा, उसी बीच में हमने एक महासम्मेलन करने की तैयारी की है। उसमें हम सारे बीएसएससी के नौजवानों को, बीएसएससी के हमारे अभ्यर्थियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो लोग आए उसमें भी। और उसके बाद भी हम लोग प्लान करेंगे और स्वतंत्र तरीके से बाकी सारी बहालियां अपने आंदोलन कर रही हैं, उस सब में हम लोग साथ हैं। संघर्ष करते रहना है, निराश नहीं होना है हम लोग को। लेकिन सरकार हालांकि चाहती है कि बच्चे निराश हो जाए, लेकिन इस बार पॉजिटिव है क्योंकि कोर्ट का अंतरिम राहत हमारे पक्ष में है और तर्क हमारे पक्ष में है, तो संभव है कि हमारी जीत हो। मतलब कुछ संभव लग रहा है कि 2 तारीख तक फाइनल कहीं आ जाए? मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि 2 तारीख को हमारे पक्ष में। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप एग्जाम टूर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। सब बहुत